नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि जो मेरी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी सार का, तो आपने देखा होगा ही कि इसके पहले 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन दोनों वीडियोस को देखिए। ये सीरीज का तीसरा लेक्चर होगा, ठीक है? जैसा कि आपको पता है 10 से 15 मिनट का ये वीडियो डेली आ रहा है। अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए, जो आपके साथ पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा समय नहीं हम लोग इसमें व्यर्थ करेंगे, ठीक है? तो जहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया कि कैसे जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में, भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हम। अब आइए आगे देखते हैं कि कैसे इसके आगे क्या इसमें है, दिया हुआ है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ से हमको पढ़ना था ज्ञानोदय होने के साथ, ठीक है? ज्ञानोदय होने के साथ-साथ भारत के बाद यूरोप इतिहास लेखन के एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। जॉन हॉलवेल, नेथनियल हेड और अलेक्जेंडर डी ने, जो सभी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा और प्राचीन संसार में भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता सिद्ध की। हॉलवेल ने लिखा है कि हिंदू ग्रंथों ने ईसाई ग्रंथों में उद्घटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया है और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित बाढ़ आने के समय को उससे कहीं पहले का माना है। हॉलवेल ने यह भी लिखा है कि मिस्रवासियों, यूनानी, रोमानी की मिथक विद्या, पौराणिक कथाएं और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांत से उधार ली गई है। हॉलहेड ने भी भारतीय इतिहास, धर्म, पौराणिक कथाओं आदि के विभिन्न पहलुओं की आलोचनात्मक ढंग से जांच की थी। हॉलहेड ने 4 युगों की विभाजित मानव इतिहास की विशाल अवधियों के बारे में चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर मानव विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्षों में ही समेटा नहीं जा सकता है, ठीक है? जैसे कि जिसे ये दिखे लिखा हुआ महान बुद्धिजीवी और राजनीतिक विशारद वॉल्टेयर ने भारत को धर्म के सबसे प्राचीन और विशुद्ध रूप की वास भूमि और विश्व की सभ्यता का शैशवस्थली पालना माना है, ठीक है? इंडिया इज अ क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? वॉल्टेयर ने भारतीयों का वर्णन करते हुए लिखा है कि अपने अंकों बैकगैमन, पासे से खेल जो होता है, और शतरंज की खेल, रेखा गणित के अपने प्रथम सिद्धांतों और अपनी कथा कहानियों के लिए जो हमारी अपनी बन चुकी है, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं। वॉल्टेयर ने आगे लिखा है, संक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज, खगोलीय विद्या, ज्योतिष विद्या, अध्यात्म विद्या, तत्व मीमांसा आदि गंगा के तट से आई है। फ्रांसीसी प्राकृत वैज्ञानिक और यात्री पियर दी सोनरेत की का भी विश्वास था कि सारा ज्ञान भारत से आया है, जिससे वह सभ्यताओं की जन्मभूमि मानता था। 1807 ईस्वी में प्रसिद्ध दार्शनिक शेलिंग द्वारा लिखा गया कथन है कि वास्तव में यूरोप एक ठूंठ, अनउपजाऊ तने जो होते हैं, ठूंठ के अलावा क्या है, जो आपकी प्रत्येक चीजों के लिए प्राच्य पैबंदों का ऋणी है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांत ने भी भारतीय प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की महानता को स्वीकार किया है। इमैनुअल कांत ने लिखा है कि उनके धर्म में एक महान विशुद्धता थी और उससे उसमें हम देवत्व की विशुद्ध संकल्पना के चिन्ह मिल सकते हैं, जो हमें अन्यत्र कहीं आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी घोषित किया था कि भारतीय धार्मिक विचार मधानता और असहिष्णुता से मुक्त है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन जैसे इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हुई है, इसको देखेंगे हम। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्रों जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत में इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब द लेटर में अंक अगर आरंभ होता है। ब्रिटेन वालों ने जब यह शासन कायम किया, तब उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। ज्ञातव्य है कि 1765 में बंगाल और बिहार जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को हिंदुओं में उत्तराधिकारी की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। हिंदुओं की दीवानी अन्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों की दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा।
इसी परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सर विलियम जोन्स, जो कि 1746 से 1794 तक रहे, नामक सिविल सर्वेंट ने की। उन्होंने ही 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, 1784 में, और अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन विलियम जोन्स ने कब करवाया था, 1789 में। ये फैक्ट्स हिस्ट्री के याद कर लीजिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। ये कहाँ लिखा था इन्होंने, पौड़ी गढ़वाल के उत्तराखंड में इन्होंने लिखा था। ठीक है। हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था, 1785 के में विल्किंसन ने किया था। याद रखिएगा, आने वाले पीसीएस और आरओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं और पूछते आए हैं कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब और किसने किया, 1785 में विल्किंसन ने। 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है। और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। तो सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना, 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे कब बना, 1804 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन कब बना, 1823 में। तो ये तीनों जो सोसाइटी बने हैं, इनका याद रखिएगा, इनका क्रम याद रखिएगा, और कहाँ कहाँ बने ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती हैं। इस तथ्य की खोज में जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों के जनमानस में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड के तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृति की आचार्य पद सृजित किए गए। मार्ग निर्देशक सिद्धांत के तहत इतिहास लेखन करने वाले थे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर और विंसेंट स्मिथ, जिसको हम वी स्मिथ के नाम से भी जानते हैं। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनके रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों ने, धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा था, जिससे वे धर्म परिवर्तन करा सके और इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मुलर के संपादक तत्व में अधिक से अधिक प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनपे कई खंडों अनेक भाग भी प्रकाशित हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अब नोट कर लीजिए कि सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज किसने लिखी है, मैक्स मुलर ने लिखा है, जो हिंदू के धर्म ग्रंथों को कहते हैं कि इसको अंग्रेजी अनुवाद किया है। उपर्युक्त अनुवादों के प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास सामाजिक स्वरूप के बारे में कई समान निष्कर्ष स्थापित किए हैं। मैक्स मुलर के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास विशेषता, काल और तिथि कर्म का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं, आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे हैं और इहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स मिल ने 3 खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने इतिहास को 3 काल खंड में लिखा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। उपर्युक्त सूचना को कक्षा 11 के मक्खन लाल की ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक में इस तरह कहा गया है। जेम्स मिल ने 1806 से 1818 के मध्य 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा था। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में। उपर्युक्त दोनों सूचनाओं को तुलनात्मक ब्यौरा निम्नवत है। देखिए, शीर्षक है न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 के हिसाब से और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 के मक्खन लाल के अनुसार क्या क्या दिया हुआ। पुस्तक का नाम क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और 11 के हिसाब से भारत का इतिहास। लेखन काल 1817 ईस्वी में, नए वाले के हिसाब से, पुराने वाले के हिसाब से 1806 से 1818 में, और नए वाला 3 कालखंड में और पुराना वाला 6 भाग में। ठीक है।
जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना गया। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था, न ही किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव था। ऐसे में बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ यानी कि वी स्मिथ ने, जो कि 1843 से 1920 तक थे, ने पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया। स्मिथ द्वारा प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में ही तैयार किया गया। उन्होंने इस पुस्तक में उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी और इसमें राजनीतिक इतिहास की प्राधान्यता दी। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को युद्ध कौशल और बहादुरी के कारण भारत का नेपोलियन कहा। इतिहास के प्रति अब जैसे देखिए यहाँ पे, अब देखिए नेपोलियन का जन्म बाद में हुआ है, ठीक है, समुद्रगुप्त भारत में बहुत पहले थे। लेकिन ये देखिए जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने किस तरीके से भारतीय भारतीय क्या कहते हैं लोगों का एक अपमान किया है, कितना बड़ा। ये कह सकते थे कि जो नेपोलियन है वो क्या कहते हैं यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जा सकता था, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत पहले थे। लेकिन ये कैसा ना एक जो होता है अपना प्रधानता स्थापित करने का एक तरीका होता है, इसलिए आते हैं इसमें। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी। इंडियन सिविल सर्विसेज के निष्ठावान सदस्य के रूप में उसने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। स्मिथ की पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, ठीक है। और कहा जाता है सिकंदर का जो इतिहास है किसी भारतीय सोर्स का कभी नहीं रहा है, हमेशा ग्रीक सोर्सों से ही पता चला है। किसी भारतीय इतिहास कालखंड में कभी भी किसी ने सिकंदर के बारे में नहीं लिखा है। और हमेशा सिकंदर के बारे में पता चलता है कि यहाँ सिकंदर आया था, कैसे पता चलता है, हमें ग्रीक सोर्सेज द्वारा पता चलता है। इसमें भारत का स्वेच्छाचारी शासन का वाला देश कहा गया, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। स्मिथ ने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का जो व्याख्या की है उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन के न्यायोचित ठहराना, ठीक है। यहाँ तक हमने आज जो पढ़ा है इसको अब आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कल से हम राष्ट्रवादी की दृष्टि और योगदान, विजन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनलिस्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो ये लगभग ये वीडियो हम लोग 12 से 13 मिनट तक इसका बना चुके हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इसको कई बार 2 से 3 बार रीडिंग एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, ईयरफोन लगा के शांति से कुछ भी करते हुए करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना योगदान दीजिए और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो कमेंट में लिखिए। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।